नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है 22 मई को। जो नॉन वाले बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनका एग्ज़ाम है 22 तारीख को। तो उनके लिए ये वीडियो, और आने वाले जो सोल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वैसे तो हम ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ही आंसर बता रहे हैं, बट आप स्टार लगा करके 3 या 4 स्टार लगा करके ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। जेंडर आधारित संघर्षों के विशेष संदर्भ में संघर्ष के विभिन्न आयाम का आपको वर्णन करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 2 में से है। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आपके यूनिट 2 का नाम है संघर्ष के आयाम, और आपकी बुक में जो संघर्ष के आयाम दिए गए हैं वो संघर्ष के आयाम 2 या 3 एग्जाम्पल के द्वारा ही दिए गए हैं। पहला है जेंडर आधारित, दूसरा है आपका वो जातीय वाला, जिसमें जाति वाला मैंने आपको करवा रखा है। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं पता डोंट वरी, इस पर भी वीडियो आएगी। तीसरा है आपका धार्मिक वाला। धार्मिक वाले में से बहुत कम आता है, आ जाए तो छोड़ देना, नहीं तो आपको ऑप्शन मिलेगा या जेंडर या ये, मतलब तीनों क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये है कि तीनों क्वेश्चन आएंगे, जेंडर वाला भी, जातीय वाला भी और धार्मिक वाला भी। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप इन दोनों को प्रायोरिटी बेस पे कर लो, इन दोनों क्वेश्चन को, जेंडर वाला और इसके बाद जो करवाऊंगी वो वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको इसमें जो जेंडर आधारित संघर्ष है इसके संदर्भ में आपको आयाम बताने हैं कि संघर्ष के आयाम क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपको संघर्ष के आयाम पता हैं तो आप उसको जेंडर आधारित, मतलब जेंडर से, या मतलब जो भी संघर्ष होते हैं इस लेवल के, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्योंकि संघर्ष के आयाम देखा जाए तो 4 टाइप के ही होते हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, आर्थिक, और एक और है सांस्कृतिक, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। इन चारों को ही हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको इन चारों को जो बताना है, इन चारों को आपको जेंडर के आधार पर बताना है। यानी कि जेंडर आधारित संघर्षों के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज़ें बतानी है, ये चारों ही चीज़ें। इसी टाइप से जो आपका जातीय वाला होता है, तो आपको जातीय वाले में भी यही करना होता है कि जातीय संघर्ष जो होते हैं उनके चारों आयाम आपको बताने होते हैं कि समाज पे क्या आयाम पड़ता है उसका, या सामाजिक आयाम क्या है, आर्थिक आयाम क्या है, और राजनीतिक आयाम क्या है, और सांस्कृतिक आयाम क्या है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, जिन भी बच्चों को आता होगा वो तो भूमिका अपने आप से लिख लेंगे, बट जिन्होंने यूनिट नंबर 2 नहीं देखी, मैं अभी आपसे यही बोलूँगी कि ऑलरेडी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से जाकर यूनिट 2 को देख लीजिए। भूमिका में आपको लिखना है कि संघर्ष समाज की एक कुरीति है, यानी कि समाज की एक रीति मतलब कि पॉजिटिव हो गया, कू लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि संघर्ष जो है वो समाज की एक कुरीति है जो समाज में उपस्थित है। संघर्ष परस्पर 2 समूह या 2 राज्यों के बीच हो सकता है। यह संघर्ष वह होता है जहां 2 विपरीत विचारधारा प्रचलित होती है। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे आपको भूमिका में ऐसा कुछ नहीं बताना जितना आप टेंशन ले रहे हो। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे, क्योंकि आपके बुक का नाम ही है संघर्ष, तो आप सबसे पहले भूमिका के अंदर संघर्ष को बताओ कि संघर्ष क्या होता है। तो यही चीज़ें लिखी है। अगर 2 लोगों के विचार सेम हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2 विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं तो वहाँ पे संघर्ष होता ही होता है। यही चीज़ लिखी है कि संघर्ष जो है समाज की एक कुरीति है जो समाज में हर जगह उपस्थित रहती है, और संघर्ष जो है परस्पर 2 समूह और 2 राज्यों के बीच में होता है। फिर उसके बाद यही लिखा है, यदि 2 लोगों की विचारधारा सेम है तो शांति रहेगी, लेकिन परंतु अगर 2 ऐसे लोग हैं जिनकी जो विचारधारा है वो अपोजिट विचारधारा है, यानी कि विपरीत विचारधारा के लोग जब साथ में होते हैं, साथ में मतलब उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पे संघर्ष होता ही होता है। ठीक है, यही लिखा है। और इस विचारधारा के कई रूप हो सकते हैं जिसमें जेंडर आधारित संघर्ष शामिल है। यानी कि आयाम के अंदर ही हम देखेंगे एक उदाहरण लेकर के कि जेंडर
वाला जो संघर्ष है उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। और तो और भूमिका के अंदर लिखने के लिए आपको मैं एक बात बताती हूँ, संघर्ष के जो आयाम हैं ये किसने दी है विचारधारा, ये विचारधारा दी है कार्ल मार्क्स ने। तो आप लिख सकते हो कि संघर्ष के आयाम की विचारधारा जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि अगर यदि विचारधारा सेम रहेगी, समान रहेंगी, तो उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। परंतु यदि दो लोगों की विचारधारा असमान है, यानी कि एक दूसरे से विपरीत है, तो वहाँ पर संघर्ष होगा ही होगा। विचारधारा जो है वो कई सारे प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक। और इन विचारधाराओं को एक करना बहुत चुनौतीपूर्ण का कार्य है, मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि विचारधाराओं को एक करना। क्योंकि अगर ए पर्सन की बात करें तो उसकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, बी पर्सन की बात करें तो उसकी विचारधारा कुछ और हो सकती है। तो दोनों की विचारधारा को एक करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे अभी आप एक ताज़ा सा एग्जाम्पल लोगे तो अभी आपको पता है चल रही है वोटिंग, है ना। अब हमारे दिल्ली में भी वोटिंग होंगे, तो वोटिंग में क्या है, आप दो लोगों को देख लो, ए जो है मान लो वो आम आदमी पार्टी की साइड से है, बी जो है वो बीजेपी की साइड से है। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों की विचारधारा अलग है। दोनों की विचारधारा को एक करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि भारत में अलग अलग विभिन्नता या अलग अलग जाति वाले लोग रहते हैं। इसी कारण उन सबकी विचारधारा अलग होती है और विचारधाराओं को सेम करना बहुत कठिन कार्य है। भारत में आपको पता है कि बहुत सारे जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग रहते हैं, है ना। तो उन सबके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको भूमिका के अंदर लिखनी होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 लाइनें लिख के दी हैं। इतना लेक्चर मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप सही से संघर्ष के जो आपको आयाम बताया गया है उसकी भूमिका को सही से लिख दो कि हाँ, संघर्ष के आयाम की जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। उनका मानना ये था कि अगर विचारधारा सेम होंगी तो संबंध स्थापित होंगे, यदि विचारधारा असमान होंगी तो वहाँ पर संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। विचारधाराओं को एक करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है या विभिन्नता वाला देश है। भारत के अंदर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म, विचारधारा के लोग रहते हैं। सभी के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और संघर्ष किसी भी विचारधारा या मुद्दे को लेकर हो सकता है। इसमें प्रत्येक मुद्दे के अनुसार आयाम अलग हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अब जेंडर आधारित की, तो नाम से ही पता है जेंडर का मतलब होता है लिंग, मतलब फीमेल और मेल। जब मेल फीमेल के आधार पर, मेल और फीमेल के बेसिस पर कोई संघर्ष होता है तो वो होता है जेंडर आधारित संघर्ष। ये संघर्ष क्यों होगा? जब भेदभाव होगा। तो वही लिखा है, जब किसी राज्य के अंदर या किसी समाज के अंदर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उससे जो उत्पन्न होने वाला संघर्ष होता है वह कहलाता है जेंडर आधारित संघर्ष। इसको मैंने बहुत 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 इजी लैंग्वेज में लिखा है। इससे भी अगर इजी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो तो कमेंट करके लिखना कि इससे इजी क्या हो सकता है। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे मतलब बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, इससे अच्छा बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि मेरे से अच्छा भी कोई बता पाए, है ना। मैं तो यही बोलती हूँ कि सभी बच्चे मेरे से बेटर बनो, मेरे से और अच्छे मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा बनो या ऐसा ही लिखो, मेरे से और अच्छा लिख कर के आओ पेपर में। ये तो मैंने खुद लिखा है। मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चा और अच्छा लिखे और अच्छा पढ़े और पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ। तो कमेंट करके बताना कि इससे इजी डेफिनेशन आप जेंडर आधारित संघर्ष में क्या लिख सकते हो। यानी कि जेंडर आधारित संघर्ष अगर पूछे तो उसकी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन, इससे इजी डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट का वेट रहेगा, देखती हूँ कौन कौन कमेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए, संघर्ष जो है वो संघर्ष विभिन्न आयाम ले सकता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, संघर्ष जो है ना, क्योंकि संघर्ष होने की विचारधारा अलग होती है। जैसे यहाँ पे तो लिंग की विचारधारा हो गई, कहीं पर होती है जाति की विचारधारा। तो इसी टाइप से आयाम भी क्या है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जेंडर आधारित की। तो हमने परिभाषा देख ली लिखने के लिए, इसके बाद हमें आयाम देखने हैं। तो बेसिकली आपको 4 आयाम लिखने हैं। आप इस टाइप से बॉक्स बना करके भी लिख सकते हो, और आपको अगर इस टाइप से लिखना है तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप बीच में लिखना है जेंडर आधारित संघर्ष और ऐसे कर देना।
ठीक है, क्योंकि पेपर में प्रेजेंटेशन रहेगी तो मतलब अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। तो इस टाइप से लिखना, क्योंकि सारे ही बच्चे लिख के आओगे, और मैं तो ये बोलूँगी कि जैसा मैंने ये बनाया है ना, आप इससे अच्छा कुछ बढ़िया सा बना के आना, ठीक है। कुछ ट्री टाइप का हो गया, ये कुछ भी जड़ पत्ती बहुत चलता है, फूल वाला ऐसे करके इसके अंदर लिख दो जेंडर आधारित, और फिर एक और ऐसा पत्ता बना दो, या बीच में फूल बना के लिख दो जेंडर आधारित आयाम, अगर टाइम हो तो। और फिर फूल बना दिया, साइड में ऐसे इसके पत्ते निकाल दिए चार, और चारों पत्तों में लिख दिया राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, अगर टाइम हो तो कर देना, अदरवाइज कोई इशू नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो जेंडर आधारित आयाम है, इसमें आपको राजनीतिक आयाम के अंदर क्या लिखना होता है, आप अपने आप से लिंक करो कि राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भेदभाव कैसे हो सकता है, जब किसी मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव हो, इनको अधिकार ज़्यादा मिले, इनको कम मिले अधिकार, यानी फीमेल को अधिकार मीन्स फीमेल को अधिकार कम मिले और मेल को अधिकार ज़्यादा मिले, या सीटों को लेकर के। तो वही सब लिखना है जो मैंने आपको यूनिट 2 में ऑलरेडी करवाया है। जब राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि राजनीति वर्ड है तो क्षेत्र वर्ड यूज़ करना, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखना कि जब राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दबाया जाता है या उन्हें चुनाव या शासन के क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलती, क्या लिखना है फिर से सुनो, आपको लिखना है कि जब राजनीति के क्षेत्र में किसी महिला को दबाया जाता है या उसे चुनाव या शासन करने की भागीदारी नहीं मिलती, या उन्हें पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं मिलता, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो संघर्ष है वो आता है जेंडर आधारित राजनीतिक आयाम, यानी कि जेंडर आधारित का राजनीतिक आयाम उसे कहते हैं। तो यही है, यह सब पहलू जो हैं, चाहे वो वोटिंग को लेकर के हो, चाहे वो वोट ना देना, मतलब पॉलिटिक्स कैसी भी हो सकती है, या आपको वोट देने के लिए मना कर रहे हो, या हो सकता है ये बोलते कि आप इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते, आपको आपके पास अधिकार नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी आपको पहलू देखने के लिए मिलते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, वो सारे आपको राजनीतिक आयाम के अंदर लिखने होते हैं। तो इसी टाइप से लिखना है कि जब राजनीति के क्षेत्र में किसी महिला को या महिलाओं की स्थिति को दबाया जाता है, यानी कि निम्न स्तर पर लाया जाता है, और उन्हें चुनाव में या शासन करने में उनको पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, तो क्या होता है, वो एक राजनीतिक आयाम कहलाता है। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये एक विधानसभा है, ऐसे बोल दे कि यहाँ से सिर्फ एक महिला ही खड़ी हो सकती है क्योंकि पुरुषों की जो सीट है वो बुक हो गई। कई बार होता है, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं सुना, बट हमारे गांव में ऐसा हुआ था कि महिलाओं की पुरुषों की सीट जो है वो फिल हो गई थी, महिला सीट एक खाली थी। तो हमारे यहाँ पे जो मतलब बेसिकली रिलेशन में ही है, हमारे ताऊ लगते हैं या बड़े पापा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया, यानी कि अपनी वाइफ का मतलब जो था पर्चा भरवा दिया या पर्ची ले ली, और लेकिन उन्होंने इलेक्शन खुद लड़ा। तो ये भी क्या है, ये भी एक आयाम है। अगर वो चाहती तो संघर्ष कर सकती थी, लेकिन फैमिली मैटर होता है तो कोई संघर्ष करता नहीं है। बट एग्जाम्पल दिया है कि ये भी एक राजनीतिक आयाम हो सकता है कि भाई खड़ी तो मतलब ताई हैं, लेकिन सारे अधिकार जो किसके पास है, ताऊ के पास है। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप से आप समझो। उसके बाद है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम देखो, आर्थिक का मतलब होता है जहाँ पर हम रिलेट कर दे पैसों को या रुपए से, तो वही होता है आर्थिक आयाम। ठीक है, अब आर्थिक आयाम में आप यही लिख सकते हो कि नौकरी का समान वितरण ना होना, अवसरों का असमान वितरण, आर्थिक जो संसाधन होते हैं उस पर महिलाओं का अधिकार ना मिलना, व्यवसाय और नौकरी। यही 3-4 पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हो, और इन्हीं 3-4 पॉइंट को आप अपनी सब हेडिंग बना के हर पॉइंट को अगर 4-4 लाइनों में भी लिखोगे ना, तो आपका इनफ रहेगा। एक पेज आपका इसका भर जाएगा, क्योंकि पेपर में आपको पता है सीट होती कितनी बड़ी है भाई, बहुत छोटी सीट लगती है। जैसे आप, मैंने भी दिया एग्ज़ाम, उस टाइप की सीट होती हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप की होती हैं, है ना, ऐसी लंबी लंबी सीट होती हैं, और मतलब वैसा लंबाई कम होगी चौड़ाई ज़्यादा होगी, ऐसी होगी। तो इसमें टाइम ही कितना लगता है एक भरने में। अगर आप आर्थिक आयाम को ही 3 यहाँ पे लिखोगे, पहला लिख देना असमान अवसरों का असमान वितरण, दूसरा लिखना कि आर्थिक संसाधनों पर औरतों का अधिकार ना मिलना,
तीसरा लिख देना व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव, या पैसों को लेकर जब आपको पता है कि कोई भी अगर दो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, मेल और फीमेल, तो उनकी सैलरी में अधिकतर बहुत ज़्यादा अप और डाउन देखे जाते हैं कि लड़के की सैलरी ज़्यादा होती है, लड़की की सैलरी कम होती है। और काफ़ी सारे ये भी आप देखोगे, इसीलिए बहुत सारे ऑफिसों में लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियां का क्या होता है कि ना वो एक मतलब कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। और लड़कों का क्या होता है कि भाई उनको स्टार्टिंग से ही 18-20 हज़ार का रहता है कि मुझे स्टार्टिंग में ये चाहिए, लेकिन उनका प्रोस्पेक्टिव भी सही है लड़कों का, क्योंकि लड़कों को आगे घर चलाना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है जो लड़कियों के मतलब लड़कियों को वो चीज़ नहीं समझ में आती हैं। जो समझदार होती हैं उनको पता होता है, बट अभी तो हम वैसे नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट अभी आप उससे छोड़कर इस पे आओ। तो अगर आप ये 3 पॉइंट पे लिख दोगे तो आर्थिक में आपकी एक सीट भर गई, राजनीतिक में एक भर गई, और सामाजिक में एक भर गई, सांस्कृतिक में। यानी कि 4 पन्नों का मतलब है कि 2 पेज आपके जो वैसे होते हैं खड़े खड़े वाले आइट साइड वाले वो भर जाएंगे, एक आप भूमिका से और जो आपको परिभाषा दी है उससे भर जाएगा, तो 3 हो गए। चौथा आप थोड़ा निष्कर्ष वगैरह को और अच्छे से कर देना, या जो बताया है थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी टाइप से आपको सामाजिक आयाम लिखना है। सामाजिक आयाम के अंदर आपको वही बताना है, समाज में जो होने वाली असमानता है वो, या समाज में होने वाला भेदभाव है, वंश को लेकर के लड़कियों का बर्थडे नहीं मनाते, लड़कों का बनाते हैं, है ना। तो ये सब तो खैर पुरानी बातें हैं, अब तो ऐसा होता है, बट आपको संघर्ष में कुछ ना तो कुछ बताना तो होगा ही। अब तो देखा जाए कि दोनों को सेम ही कहीं ना कहीं हर फैमिली में लड़का लड़की बराबर ही हो गए हैं, दोनों का ही बर्थडे बनता है, दोनों को ही अधिकार बराबर मिल गए हैं। लेकिन लिखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि समाज के अंदर कई गाँव में अभी भी सामाजिक असमानता देखने के लिए मिलती हैं। कई सारे रीति रिवाज भी होते हैं कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़के निकल सकते हैं, लड़कियों को 10 बजे के पहले घर के अंदर आना है, लड़के जब चाहें तब आ सकते हैं, इस टाइप से। और सामाजिक और महिलाओं में आप एक अच्छा दहेज का भी लिख सकते हो, और इसको लिंक कर सकते हो घरेलू हिंसा से, या जो उनके संग यौन संबंधी हिंसा होती है उससे रिलेट करके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करती हूँ तीनों आपको समझ में आ गया। चौथा देखो, चौथे में क्या लिखना है। चौथा है आपका सांस्कृतिक आयाम। अच्छा, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मैं लिखूंगी वो आप पेपर में लिख के नहीं आओगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि आप पेपर में वही लिखोगे कि जो आपके माइंड में उस टाइम पर जो आपको याद आएगा, आप उस टाइम पर वो लिखोगे, ना कि जो मैं अभी बता रही हूँ वो। ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा। और बाकी अगर आपको चाहिए तो मैंने नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो यूनिट 2 में आप जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको की पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद सांस्कृतिक आयाम में क्या लिंक करते हैं। सांस्कृतिक आयाम में हमेशा जो आपको लिखना है वो लिखना है धर्म, जाति, इसके बाद आपका हो गया भाषा। ये 3-4 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी कि जैसे आपने लिखा था ना कि जब राजनीति के क्षेत्र में, तो आपको ऐसे लिखना है जब सांस्कृतिक के क्षेत्र में किसी मतलब इसी टाइप से बना के, जब राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं के संग धर्म को लेकर या जाति या भाषा के आधार पर जब भेदभाव होता है, उससे उत्पन्न होने वाला संघर्ष जो है वो सांस्कृतिक आयाम कहलाता है। यानी कि जेंडर आधारित संघर्ष का सांस्कृतिक आयाम कहलाता है। उसके बाद आपको लिख देना है अपना निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखिए आपको थोड़ा बहुत अच्छे से बताना होता है। निष्कर्ष का मतलब ना काफ़ी बच्चों को लगता है कि भाई जो हमने पढ़ा है उसका पूरा का पूरा निचोड़ लिख दो। हाँ, वो भी ठीक है, वैसे बेसिकली कहा जाए तो वही लिखना होता है, बट निष्कर्ष में आपको ना थोड़ा उससे आगे की चीज़ें को लिखना होता है। आगे की चीज़ का मतलब ये है कि उस चीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि पॉल्यूशन के ऊपर लिखो, आपने पॉल्यूशन के ऊपर अपना आंसर लिख दिया, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष में ना उसके थोड़ा बहुत समाधान बताना होता है हल्का सा, कि ऊपर का जो आपने लिखा है वो भी उससे रिलेट हो जाए और उसका समाधान भी आप 2-3 लाइनों में बता दो। तो इस टाइप से, जैसे जेंडर आधारित संघर्ष से महिलाओं पर ना विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उन्हें अक्सर भेदभाव और हिंसा के कई रूपों का सामना करना पड़ता है। ये तो हमारा होगा जो हमने अभी तक पढ़ा, इतना हमें ये समझ में आया कि हाँ औरतों के संग इस चीज़ से ये हो सकता है, वो हमने लिख दिया। अब हमें अगले लाइन में लिखना होता है कि उससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइनों में हमें बताना होता है।
तो वही है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण से इन संघर्षों को कम किया जा सकता है और महिला की स्थिति को सुधारा जा सकता है। और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आप अपने निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हो। बाकी मैं आपको हमेशा से यही बोलती हूँ और आज भी यही बोल रही हूँ, जिस बच्चे को कुछ ना आए, पेपर में ना समझ में आए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के संग होता है, उन्हें आता तो बहुत कुछ है बट पेपर में ना लिखते टाइम याद नहीं आता कि कौन सा वर्ड अच्छा है, कौन सा वर्ड बेकार है, वर्ड सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूँगी कि तुम्हें जो आता हो तुम वही लिख देना। मतलब ये है कि पास हो जाना, है ना, क्योंकि ना लिखने से अच्छा है कि लिख कर आना, भले ही कुछ भी लिख कर के आना। ये नहीं भाई, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम मैंने ऐसा देखा है, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पीछे एक लड़की बैठती थी कॉलेज के टाइम पर, और मैंने उसको पूरा बताया पॉलिटिक्स का। आज से 3-4 साल पहले की बात है। मैंने उसको पूरा बताया पॉलिटिक्स का सब कुछ, और उसके आ गए, मतलब छोड़ो अब क्या बताऊँ। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।